डॉक्टर साहब, मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस हवाले से तकरीब का सिलसिला भी जारी है। मरकज़ी तकरीब हो रही है अभी इस्लामाबाद में, और तमाम मुल्क में आज लोगों ने सारे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर, यौम फतह जोश व खरोश के साथ मनाया। बच्चे स्कूलों में, नौजवान, ताजिर, हर तब मकतब फ़िक्र से, सरकारी सतह पे, निजी सतह पे, हर तरफ। और बड़े अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में ये जज्बा देखने में आया है कि जी एक बिल्कुल जब मुल्क पे बात आती है तो सब एक हो जाते हैं अपने इख्तलाफात को बुला के। और ये तारीख लिखी गई है, एक तारीख लिखी गई है इस वक्त, और अब ये तारीख आगे किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं है, ये देखना है। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है, और जितना भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें वो कम है, और अल्लाह ताला हमेशा मुल्क को ऐसे ही कायम दायम रखे। एयरफोर्स को ख़ास जो है वो मुबारकबादें मिल रही हैं हर तरफ से, लेकिन जितना एयरफोर्स तैयार थी उतनी ही नेवी तैयार थी, उतनी ही आर्मी तैयार, तो एक सिस्टम में सब काम कर रहे होते हैं ना, तो सारे। और जो इसमें सबसे जो एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जितनी भी कशीदगी उन दिनों में थी जी, ये 9, 10 मई, 11 मई, उससे पहले के दिनों में जो कशीदगी मौजूद थी, उसमें उस कशीदगी का अवाम पे तासुर नहीं जाने दिया गया जो कशीदगी मौजूद थी। बल्कि जितने ज़राए अबलाग हैं बाकी जगहों पे, ज़ाहिर है ये पता था कि ये कुछ होने वाला है और इस तरह की तैयारियाँ भारत की तरफ जा रही हैं, लेकिन अवाम में वो जो कशीदगी है वो अवाम को रिलैक्स ही रखा गया, और फिर उसके बाद उनका भरपूर जवाब दिया गया। और बिल्कुल पाकिस्तान में उस दिन भी मतलब बस ये था कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो पता चला कि वो तो इतने जहाज़ उधर गिर गए हैं और यहाँ कुछ इलाकों में शहादतें हुई हैं, और ये सारे मामला। तो एक बहुत मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मार्का है जिसको स्टडी किया जाता रहेगा काफ़ी तवील अरसे तक। तो सबको मुबारक हो हमारी तरफ से, और अल्लाह ताला ऐसे बहुत सी कामयाबियाँ मुल्क को अता करे। अच्छा, इसमें अब कई बहरान जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और मज़ीद उलझने और बहरान और जंगें फैल रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि सदर ट्रंप से हम अगर शुरू करें और फिर हम वापस आते हैं कि सदर ट्रंप ने अपना दौरा, 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया, और वो मुकम्मल करके दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात से वो चले गए वापस वाशिंगटन की तरफ। इस दौरे में 2 ट्रिलियन डॉलर्स के उनके मुआहदे हुए हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियली अगर हम उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वाइट हाउस की तरफ से उसको देखें तो ये 2 ट्रिलियन, 20 स्लाइड को हम देखें तो 1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट 10 सालों में कमिट की है यूएई ने, लेकिन 200 बिलियन के अभी मुआहदे साइन हुए हैं। और अगर मुकम्मल तौर पे देखें तो इस दौरे के अख्तिताम पे जो वाइट हाउस ने फिगर्स दी हैं, अगर हम इसमें आगे चलें तो इसमें हम देखेंगे कि बोइंग के साथ जो है वो यूएई ने 14.5 बिलियन की कमिटमेंट्स की हैं इत्तेहाद एयरवेज के लिए। उसमें 28 अमेरिकन मेड बोइंग होंगे, 787 और 777X, और फिर उसके बाद जो है वो 6,000 जॉब्स अमेरिका, 60,000 जॉब्स अमेरिका में इसके नतीजे में क्रिएट होंगी मुख्तलिफ पार्टनरशिप और एविएशन के बुनियाद पे। और फिर उसमें जो है वो 4 बिलियन वहाँ पे एक जो है वो एल्युमिनियम, एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी। और फिर इसमें जो मुकम्मल वाइट हाउस ने इस पूरे दौरे का जो, अच्छा फिर एडनॉक जो उनकी ऑयल कंपनी है अबू धाबी की, उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं मुख्तलिफ, उनके एक्सॉन मोबिल के और बाकी पेट्रोलियम वगैरह के, उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी 60 बिलियन प्रोडक्शन की। और अब यहाँ पे तो जो 1.4 ट्रिलियन है वो अगले 10 साल की कमिटमेंट
एक होनी है जिसमें से 200 बिलियन के अभी मुआहदे साइन हो गए। 1.4 ट्रिलियन जो है ये 10 साल की कमिटमेंट है जो यूएस और अमेरिका के दरमियान एआई स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सारी। अच्छा, इसका जो टोटल रन ऑन है वो इस तरह से बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कीप्स स्कोरिंग ग्रेट डील्स फॉर अमेरिकन पीपल, सिक्योरिंग ओवर 2 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स विद मिडिल ईस्टर्न नेशंस। यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें वो 2 ट्रिलियन की हैं, उसमें 2 बिलियन यूएई की डील्स हैं, 600 बिलियन सऊदी अरेबिया की और 1.2 ट्रिलियन की कतर में। यानी अगर टोटल हम देखें फिगर जो वाइट हाउस उनके दौरे के इख्तिताम पे बता रहा है तो वो ये है कि ये 2 ट्रिलियन और आने वाले दिनों में जो है ये इसमें इजाफा भी होता रहेगा और ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये और सारी बाकी बातें जो है। अच्छा, तो 2 ट्रिलियन डॉलर्स की इसमें जो है ये। अच्छा, दौरा उनका ख़त्म हुआ और ख़त्म इस दौरे के दरमियान जो है एक तो ये है कि उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स और बाकी सारे मुआहदे हुए इन मुल्कों के साथ, 4 मुल्कों पे, 4 रोज़ा दौरा 3 मुल्कों का। और इसमें जो अहम बात हुई वो ये कि एक तो अहमद शरा के साथ उनकी मुलाकात होना और शाम की जो क़यादत है उसको अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ भी हटा देना और उनको तस्लीम भी कर लेना। और उसके फ़ौरन बाद ये हुआ है कि चूँकि यूक्रेन के हवाले से कल भी हम बात कर चुके हैं कि तुर्की में आज मुज़ाकरात होने थे, उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन चूँकि मार्को रूबियो अंतालिया में थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो सीरियन फॉरेन मिनिस्टर से भी हो गई है। यानी तेज़ी के साथ अब ये सैंक्शंस कैसे ख़त्म होंगी और दोनों मुल्कों के मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये जो है ये टर्की में उनकी मुलाकात जो है वो और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है उनकी टर्की में। तो ये टर्की जो है ये सऊदी अरेबिया, टर्की और यहाँ पे सीरिया, अब ये एक नई आप देखें, और इसमें कतर, जाहिर है कि कतर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सारे मुल्कों का। लेकिन बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया जब बात कर रहा था, मशरा से मुलाकात हो रही थी सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे रजब तैयब उर्दुगन भी थे, जो बात मैंने पहले भी की थी जी। और इसमें जो है ये बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर हम इस बात को इस तरह से देखें कि ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा मामला है जिस पे जब ये वापस जा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इन्होंने ये कहा बाकायदा कि मैंने किसी किस्म की इस दौरान इसराइल को किसी भी मामले पे उनको एतमाद में नहीं लिया। ये उन्होंने अबू धाबी से रवाना होने के बाद, एक तो उन्होंने अबू धाबी में गुफ्तगू की, लेकिन फिर उन्होंने एयरफोर्स 1 में जो बात की है उसमें से एक बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने इसराइल के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अच्छा, उनके जो ये मैं आपको देखें, ये भी एक तारीखी डॉक्यूमेंट है। 5th स्लाइड हम देखें कि मार्को रूबियोज सेक्रेटरी स्टेट की मीटिंग विद सीरियन फॉरेन मिनिस्टर अल शेबानी, मतलब बाकायदा जो है वो एक मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात का जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 14 तारीख को अनाउंस किया था अहमद शरा के साथ मुलाकात में, तो उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो गई और ये तुर्की में हुई है। ये हुई है जो अनातोलिया में। सही। अच्छा, तो अब ये एक बड़ा चेंज आ रहा है मशरक़। एक तो ये बात हुई है, दूसरी बात ये हुई है कि हुतीज़ के साथ उनके मामला तय पा गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। तीसरी बात जो उनकी इस दौरान में हुई है, जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पे बाहर है, वो ईरान के साथ मामला उनकी आगे बढ़े हैं। और उसके नतीजे में आज जो है वो तुर्की में ही ईरान का डेलीगेशन जो है वो यूरोपीय मुल्कों के डेलीगेशन से मिला है। ये सारा तुर्की में हो रहा है। तुर्की बहुत इस वक्त एक्टिव है डिप्लोमेटिक मामलात में, कतर एक्टिव है, तुर्की एक्टिव है सारे। तो ईरान जो है वो उनका डेलीगेशन जो है वो तुर्की में मिला है। और लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ना, अच्छा एक मैं ज़रा यूक्रेन पे जाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे ही यहाँ से
प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में ही आज सुबह यानी फजर के वक्त से लेके और अभी शाम ढले तक 100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और जिस दौरान वो मौजूद थे ये कुछ पिछले 36 घंटों के दौरान 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं गज़ा में। अच्छा, अब उसकी एक वजह यह है कि एक तो मुकम्मल तौर पे स्प्लिट हो चुका है नेतन्याहू और ट्रंप का। और नेतन्याहू ये बड़े फैसले कि भाई ईरान पे हमला करना था और अहमद शरा के साथ क्या करना था, और मतलब है कि बहुत सारे मामला, कहीं यूक्रेन का मामला के और बहुत सारे मामले, उनको बिल्कुल उसी तरह से साइड पे कर दिए नेतन्याहू को, जिस तरह आलमी मंजरनामे पे इस वक्त मोदी, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आ गए। हालांकि नरेंद्र मोदी इन तमाम मामलात में कहीं ना कहीं तो थे, भाई कोई G20 था, कोई क्वाड था, कोई यूक्रेन रशिया था, कोई तो था, लेकिन यह है कि कोई भी आलमी मामला ऐसा है नहीं है जिसमें कि वो मौजूद हों। देखिए, ये बात जो है, ये मैं इसको दोबारा बात करते हुए, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक शदीद नफ्सियाती हिजान का शिकार हो चुके हैं और उनको इल्म नहीं है कि उन्होंने अब लोगों से कैसे बात करनी है। उनका जो इत्तेहाद है NDA, वो भी उन्होंने कास्ट का ऐलान दरमियान में कर दिया। वो क्यों किया? वो उनको खुश करने के लिए, जब ये पूरा एक हिजान बपा था और दुनिया पूछ रही थी कि ये आप बताएं कि ये मकबूजा कश्मीर में ये दहशत गर्दी का वाक़या ये कैसे पेश आया है, फॉल्स फ्लैग है, क्या है, उस वक्त तो एक मुकम्मल सकूत था। तो इस दौरान वो कास्ट के मामलात और इलेक्शंस में NDA नाराज़ न हो जाए, उनको ये खतरा भी था कि मेरी हुकूमत ना गिर जाए, और वो ख़तरा अब भी है क्योंकि सवालात का कोई जवाब नहीं है। और ये बात जो जयशंकर ने की है कि जी हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि जी हम एक हमला करेंगे और आपके जो है वो आप जवाब नहीं दीजिएगा हमें, और ये एक इन्होंने अजीब सी टोपी कराई है क्योंकि पाकिस्तान ने तो भरपूर जवाब दिया उसके बाद। तो अजीब से उन्होंने एक बात की है, तो वो जयशंकर भी फारिग हो गए। देखें, कोई एक मुल्क होता है ना जो आपके लिए बयान देता है, कि हम जापान क्वाड के मेंबर हैं, जापान कोई बयान दे देता है, कोई रस्मी सी बात हो जाती है, कोई ऑकसस की तरफ से बात हो जाती है, इन सब के ऊपर तो अमेरिका बैठा है, तो अमेरिका जो बात कर रहा है तो बाकी ख़त्म। जापान क्या बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया क्या बात करेगा तो बाकी मुल्क क्या बात करेंगे। तो आईमैक ये जो राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैरेलल बनाने की बात हो रही थी, तो उसमें मतलब है कि वो बिल्कुल आइसोलेशन में। और उसके बाद आज ये बात हो रही है कि जी मुख्तलिफ जमातों के लोगों को दुनिया भर में भेजा जाएगा सरकारी खर्चे पे भारत में, और वो जाके दुनिया को बताएंगे भारत की पोजीशन। मतलब एक अजीब सी उनकी तरफ से आज ये एक बात वहाँ चल रही है कि तमाम पार्टियों के नुमाइंदे होंगे और दुनिया भर की वो सैर करेंगे सरकारी खर्चे पे और लोगों को बताएंगे कि भारत के साथ क्या हुआ और ये सब। तो ये एक अजीब सी वहाँ पे सूरत हाल है। और दूसरा जो मामला है, देखें उनके जो आज एक नायब वज़ीर आला हैं जगदेश देवदा। अच्छा, ये जो है ये इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी, बीजेपी के हैं, इन्होंने एक ऐसा अजब बयान दिया है कि उससे ही अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी के कहने पे बयान दिए जा रहे हैं या ये बात किस तरह की जा रही है, मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन ये है कि उनका जो बयान है ये बहुत ही अजब बयान है। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 26, पूरा मुल्क, पूरी फौज उनको नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर जाना चाहिए। पूरा मुल्क, पूरी फौज उसको नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर जाना चाहिए। ये उनके जो है वो डिप्टी CM कह रहे हैं, जगदीश देवदा। ये एक नई वहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया 26, इसी को फिर यहाँ पे देखें आप, कंट्री आर्मी बो, इंडियन एक्सप्रेस देखें ना 25, पहले इंडियन एक्सप्रेस को देखते हैं जरा। नेशंस आर्मी एंड सोल्जर्स बोइंग एट प्राइम मिनिस्टर्स फीट। अच्छा, नाउ मध्य प्रदेश डिप्टी CM
लैंड्स बीजेपी ने स्पॉट। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसको देखें वो इस वक्त, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त या तो मोदी सरकार गायब हो चुकी है, तहलील हो चुकी है, वो अपनी पार्टी को कुछ बता नहीं रही, तो सारे लोग ऑटो पे चले गए हैं। जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो बोलता जा रहा है, चाहे मीडिया पे हो, चाहे इधर हो, चाहे गालम गलूच, वो एकदम से इतना बड़ा धचका है। अब कहते हैं शॉक जब लगता है ना, धचका, तो पहला जो इंसान का जो अमूमन नफ्सियाती जो उसका जो रिएक्शन होता है वो निगेशन होता है। सही। यानी कोई बुरी खबर सुनते ही जो है फौरी तौर पे पहली बात जो निकलती है वो कहते हैं नहीं, मतलब एक डिनायल होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश में भी होता है कि नो, ओ नो, मतलब पहला रिएक्शन जो होता है वो इंसान उसको तस्लीम नहीं करता। तो ये जो है ये अभी उस फेज में है। मतलब अब देखें, अक्सर कोई अचानक शॉक होता है तो बहुत से लोग जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बुनियादी तासुर होता है कि बुरी खबर जब जैसे मिलती है तो ये अभी उस शॉक की पोजीशन में है, डिनायल मोड में है। ये जो डिनायल मोड है इनिशियली, उसके बाद फिर उसके और फेजेस आते हैं जहाँ पर फिर जो है वो इंसान का जहन कबूल करता है रफ्ता रफ्ता। लेकिन ये अभी तक डिनायल मोड में कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि हमें शिकस्त हो चुकी, मतलब पूरी दुनिया भी कह रही है तो हमें, मतलब डिनायल मोड से नहीं निकल पा रहे। अब उसमें जो भी आदमी है जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। और ये पहले उन्होंने कर्नल सूफिया के हवाले से बात की जो कि मुसलमान हैं, उसके हवाले से उन्होंने बात की। और द हिंदू ने फिर उसी विजय शाह के साथ ही मिला के खबर लगाई है कि ये आफ्टर विजय शाह MP 27th, after Vijay Shah MP Deputy CM forces bowing down to Modi remarks Congress demands dismissal। डिसमिसल क्या होना है, वो विजय शाह का डिसमिसल नहीं हुआ, FIR कट गई, लेकिन वो कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिल्कुल इस वक्त जो है एक रोग स्टेट का को भारतीय वज़ीर आज़म बनाने पे लगता है तुल गए हैं कि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाला इस वाले उसमें चले गए हैं। तो ये जो है ये सूरत हाल बड़ी एक तशवीशनाक है।